जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज़, जिसमें क्लास 6 से 12th की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स हमने क्लास 6 से 10th तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। हम आगे क्लास 11th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको जो भी डाउट है, क्लासेस को देख करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर एक रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते ही इसी के साथ अपनी क्लास की तरफ। फ्रेंड्स, आज की मॉर्निंग की क्लास हमारी नहीं हो पाई। आप सभी जानते हैं सुबह 9 बजे हमारी मॉर्निंग की क्लास होती है और शाम को 7 बजे। तो जो मॉर्निंग वाली क्लास थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था। मैंने बहुत ट्राई किया बट क्लास अपलोड नहीं हो पाई। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आपकी क्लास आज मिस हो गई। बट चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। अभी शाम की क्लास हम कर लेते हैं, सुबह की तो हमारी हो नहीं पाई। ये जो क्वेश्चन आज तक के आज हम प्रैक्टिस करेंगे, ये हमारी मॉर्निंग में ही हुई थी, बट जैसा मैंने बताया नेटवर्क इशू था, इस वजह से आज मॉर्निंग की क्लास नहीं हो पाई। तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में। और आज की क्लास में ये जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो NCERT के बुक से लिए गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इन क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बट इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा है। तो फ्रेंड, प्रीवियस क्लास हमारा क्या था? संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन, हम ये जो टॉपिक कर रहे थे तो वो हमारा कंप्लीट हो गया था। तो हम देख लेते एक बार हमने क्या क्या पढ़ा है पूरे इस चैप्टर में। तो फ्रेंड्स, संसाधन उपलब्धता एवं प्रबंधन में हमने समय प्रबंधन के बारे में जाना कि समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। समय प्रबंधन के सिद्धांत देखे, अर्थात प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट देखा। चरम भार अवधि क्या होती है, कार्य का सरलीकरण यानी कि कार्य सरलीकरण को आप किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने स्थान प्रबंधन के बारे में भी इस पूरे चैप्टर में पढ़ा। तो आई होप आपने इस क्लास को देखी होगी। यही सारे टॉपिक हमने, और 2-4 टॉपिक जैसे कि कार्य विधि योजना क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो यही हमने कंप्लीट किया था हमारी प्रीवियस क्लास में। आप जा करके विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में और वहाँ से इस क्लास को देख सकते हैं और भी अच्छे से डिटेल में पढ़ने के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अभी की क्लास। तो देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या कहता है। समय संसाधनों और संसाधनों का वर्णन करें। ध्यान दीजिएगा, समय संसाधनों और स्थान संसाधनों का वर्णन करें। अर्थात समय संसाधन और समय संसाधन और स्थान संसाधन क्या है। तो समय संसाधन सीमित होता है, आप सभी जानते हैं, तथा इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। समय आपको अपने समय को व्यवस्थित करने एवं यह निश्चित करने की प्रक्रिया है कि आप विभिन्न गतिविधियों के बीच अपने समय को किस प्रकार से निर्दिष्ट करते हैं। यानी कि देखते हैं, स्थान संसाधन क्या है। सेमिनार, प्रशिक्षण, भोज, प्रदर्शनी व बैठक आदि के आयोजन के लिए स्थान संसाधन प्रयुक्त किया जाता है। एक शांत वातावरण में स्थित स्थान आपके कार्यों, आयोजन व घटनाओं के लिए एक बेहतर परिवेश व अनुभव प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि उत्तम डिजाइन वाला कमरा खुलेपन का एहसास दिलाता है, जबकि वही कमरा यदि सही प्रकार से व्यवस्थित ना हो तो देखने में छोटा और अस्त व्यस्त प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से आप समय संसाधन और स्थान संसाधन का वर्णन कर सकते हैं और देख सकते हैं। समय प्रबंधन क्यों जरूरी है। हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है ना कि भाई टाइम को मैनेज करके चलना है, कोई भी काम करना है बट टाइमली करना है, वही होता है टाइम मैनेजमेंट। तो ये वही पूछ रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों हम टाइम मैनेजमेंट अर्थात समय प्रबंधन चिल्लाते रहते हैं। तो तेज़ी से बदलती हुई आज की जीवन शैली में घर, स्कूल और काम में हमारी अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, इसलिए समय का प्रबंधन महत्वपूर्ण हो गया। सफल होने के लिए समय प्रबंधन कौशल विकसित करना जरूरी है। जो लोग इन तकनीकों का उपयोग करते हैं वे कृषि से लेकर व्यापार, खेल, सार्वजनिक सेवा, अन्य सभी व्यवसायों और निजी जीवन तक
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। समय प्रबंधन आपको कार्य के साथ साथ समुचित विश्राम और मनोरंजन के अवसर भी प्रदान करता है। तो ये इसलिए हमें जो है समय प्रबंधन करना चाहिए। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? क्वेश्चन 3 कहता है समय और कार्य विधि योजना के विभिन्न चरणों पर चर्चा करें। तो आप बता सकते हैं। नंबर 1 है अपना कार्य यथाशीघ्र शुरू करें, यानी कि जिस भी काम को शुरू करना है उसमें टाइम नहीं लगाना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करें। काम को टालने या उससे बचाव के उपाय करने में समय नष्ट न करें। दूसरा पॉइंट कहता है नियमित दिनचर्या से कार्य करें, यानी कि कंटिन्यूअस आपका एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि हमें इस काम को इतने टाइम में करना है। प्रत्येक काम को करने के लिए निश्चित समय तय करें और फिर उस पर कार्य करें, जैसे स्कूल का काम पूरा करना। तीसरा पॉइंट कहता है अपने कार्यों को प्राथमिकता तय करना। कोई भी नया कार्य हाथ में लेते समय यह सुनिश्चित कर लें कि वह पहले से चल रहे कार्यों पर प्रभाव तो नहीं डालेगा। एक ही समय में बहुत अधिक गतिविधियां ना करें। और फोर्थ पॉइंट कहता है बड़े कार्यों को सुविधाजनक गतिविधियों में बांटना। काम को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेना चाहिए। गतिविधियों की सूची में आरंभ और अंत का समय निर्धारण करें। प्रत्येक विषय का उपयुक्त समय निर्धारित करें। उन कार्यों पर ऊर्जा तथा समय नष्ट ना करें जिन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत ना हो। एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए, कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये हमने देखा समय और कार्य विधि योजना के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब क्वेश्चन 4 कहता है समय प्रबंधन के साधन कौन से हैं। हमने पढ़े थे ना समय प्रबंधन के साधन। तो पहला देखा था दैनिक साप्ताहिक योजना सारणी, जो हमने सारणी बनानी सीखी थी। दूसरा है दीर्घ अवधि योजना सारणी। तीसरा है किए जाने योग्य कार्यों की सरल सूची। तो ये क्या है? समय प्रबंधन के साधन है। इन साधनों को अपना करके आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। कौन कौन से? दैनिक साप्ताहिक योजना बनाकर, यानी कि रोज की और सप्ताह में किए जाने वाले कार्यों की योजना बना के, और दीर्घ अवधि योजना बना करके, यानी लंबे समय में किए जाने वाले कार्यों की दीर्घ योजना बना के, और थर्ड है किए जाने योग्य कार्यों की सरल सूची बना करके। क्वेश्चन 5 कहता है स्थान प्रबंधन की परिभाषा दें। घर के भीतर स्थान नियोजन के सिद्धांतों पर चर्चा करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टाफ मार्क कर सकते हैं। उत्तर है स्थान प्रबंधन का आशय किसी स्थान को बेहतर बनाने की प्रक्रिया से है। किसी भी स्थान पर उपलब्ध आवश्यक सामग्री को उचित रूप में व्यवस्थित करने की कला ही स्थान प्रबंधन कहलाती है। घर में कार्य क्षेत्र का डिजाइन तैयार करते समय ध्यान रखे जाने वाले सिद्धांत निम्नलिखित है। स्थान के अधिकतम उपयोग के लिए योजना बनाना जरूरी है। घर में कार्य क्षेत्र का डिजाइन बनाते समय ध्यान रखने योग्य सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1 है स्वरूप, नंबर 2 है प्रभाव, नंबर 3 एकांतता, नंबर 4 भीतरी एकांतता, और नंबर 5 है बाहरी एकांतता। एकांतता हमने देखी थी ना, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक भीतरी एकांतता और दूसरी बाहरी एकांतता। तो आप इन पॉइंट्स को अपना करके घर के भीतर स्थान नियोजन के सिद्धांत को सही तरीके से चला सकते हैं और स्थान नियोजन का सिद्धांत कर सकते हैं। तो ये आपने क्वेश्चन 5 देख लिया। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, बट आवश्यक नहीं है। आप इससे रिलेटेड ही हमने पढ़ा है स्थान प्रबंधन के बारे में, जाइए डिटेल में वीडियो देखिए। वहाँ से जब भी वीडियो देखेंगे ना तो खुद ब खुद आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हमने जो है बहुत ही डिटेल में पढ़े, जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये जो सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, कमरे की स्थिति, खुलापन, फर्नीचर की आवश्यकता है, स्वच्छता, वायु परिसंचरण, व्यवहारिक बातें और रमणीयता, ये सारे ही क्या है? स्थान नियोजन के सिद्धांत है, जो कि हमने पढ़े थे। आप इनको देख करके अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे एमसीक्यूज की तरफ। तो क्वेश्चन 1 कहता है संसाधन में क्या क्या सम्मिलित, यानी कि किन किन चीज़ों को आप संसाधन में सम्मिलित कर सकते हो, शामिल कर सकते हो। ऑप्शन ए कहता है धन, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी ये सभी। तो संसाधनों में फ्रेंड्स धन भी आता है, समय भी आता है, ऊर्जा भी आता है। तो हमारा इसके साथ ऑप्शन डी ये सभी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संसाधन में ये सभी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 2 कहता है समय कैसा होता है। ऑप्शन ए सीमित, ऑप्शन बी असीमित, ऑप्शन सी प्रबंधन, ऑप्शन डी व्यवस्थित। तो समय कैसा होता है? समय सीमित होता है।
क्वेश्चन 3 कहता है समय को किसमें मापते हैं? ऑप्शन ए वर्षों में, ऑप्शन बी दिनों में, ऑप्शन सी महीनों में, ऑप्शन डी ये सभी। तो फ्रेंड्स समय को हम वर्षों में भी देखते हैं, दिनों में भी देखते हैं, महीनों में, तो हमारा ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कहता है कौन से कार्य बाद में करने चाहिए? ऑप्शन ए प्राथमिकता कार्य, यानी कि जिस कार्य को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राथमिकता यानी कि प्राथमिक कार्य, ऑप्शन बी ऐच्छिक कार्य, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन से कार्य बाद में करने चाहिए? ध्यान दीजिएगा, ऐच्छिक कार्य यानी कि जो हमारे वैकल्पिक हैं, इनको करना, जिनको हम चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं तो उनको टाल भी सकते हैं अगर हमारे पास टाइम की कमी है। तो ऐच्छिक कार्य जो होते हैं आपके यानी कि जो आपके चॉइस वर्क होते हैं उनको आप बाद में कर सकते हैं। पहले जिन कामों की प्राथमिकता है, जिन कामों को करना है फर्स्ट में उनको करिए, टाइम बचता है तो आप उनको बाद में करें, वरना आप छोड़ सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं ऐच्छिक कार्य। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 50 की तरफ चलते हैं। किसका तात्पर्य समय और मानव ऊर्जा के उचित सम्मिश्रण और प्रबंधन से? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 50 क्या कहता है? कहता है किसका तात्पर्य समय एवं मानव ऊर्जा के उचित सम्मिश्रण और प्रबंधन से है? ऑप्शन ए कार्य वक्र, ऑप्शन बी चरम भार अवधि, ऑप्शन सी कार्य का सरलीकरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स समय एवं मानव ऊर्जा का उचित सम्मिश्रण किससे? कार्य का सरलीकरण, ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कहता है कमरे की योजना बनाते समय किस पर विचार करना चाहिए? जब आप कमरे की योजना तैयार कर रहे हैं तो किस पर आपको विचार करना चाहिए? ऑप्शन ए फर्नीचर, ऑप्शन बी स्वच्छता, ऑप्शन सी कार्यवक्र, ऑप्शन डी खुलापन। तो आप कमरा नहीं बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कमरे को अच्छी तरीके से रखने की व्यवस्था बना रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? फर्नीचर पर जो है आपको ध्यान देना है कि आपका फर्नीचर कौन से डायरेक्शन में किसको लगाना है, कहाँ पे सोफ़ा लगाना है, कहाँ पे बेड लगाना है, किस तरीके से टेबल को अरेंज करना है। तो आपका फर्नीचर किस तरीके से होना चाहिए उस पर आपको जो है विचार करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, तो ऑप्शन ए यानी कि फर्नीचर ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कहता है स्थान नियोजन का प्रमुख सिद्धांत है। स्थान नियोजन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए स्वरूप, ऑप्शन बी एकांतता, ऑप्शन सी खुलापन, ऑप्शन डी स्वच्छता। तो स्थान नियोजन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? एकांतता, ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है भवन में वायु संचार के लिए खिड़कियों, दरवाजों तथा रोशनदानों को बनाने का उद्देश्य क्या है? किस लिए हम अपने घर में खिड़कियां, दरवाजे एवं रोशनदान बनाते हैं? तो ऑप्शन ए प्रबंधन, ऑप्शन बी कमरे की स्थिति, ऑप्शन सी हवा का आगमन हो सके, ऑप्शन डी ये सभी। फ्रेंड्स घर के अंदर यानी कि भवन में वायु संचार के लिए खिड़कियों, दरवाजों तथा रोशनदान को बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि घर के अंदर हवा का आगमन हो सके। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे हम, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कहता है एकांतता के कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो ऑप्शन बी हमारा 2 हो जाएगा। एकांतता के कितने भाग हैं? एकांतता के 2 भाग हैं, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 10 क्या कहता है? कहता है घर में स्वच्छता से संबंधित कौन सी सुविधा का होना आवश्यक है? यानी कि घर में स्वच्छता से संबंधित कौन सी सुविधा का होना आवश्यक है? ऑप्शन ए रोशनी होनी चाहिए, ऑप्शन बी वायु संचार, ऑप्शन सी सफाई, ऑप्शन डी ये सभी। तो घर में स्वच्छता से संबंधित ये सारी ही चीज़ें होनी चाहिए, अर्थात ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि घर में स्वच्छता से संबंधित आपकी रोशनी भी होनी चाहिए, रोशनी रहेगी तो कीड़े मकोड़े नहीं, इंसेक्ट्स घर के अंदर नहीं आएंगे, वायु संचार होना चाहिए, सफाई भी होना चाहिए। तो ये सभी ही हमारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे, इसलिए हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी यानी कि ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमने देखे कुछ MCQs। अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय संसाधन किसे कहते हैं। अभी जस्ट हमने पढ़ा था NCERT का जब हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो संसाधन एक स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। धन, समय, स्थान और ऊर्जा संसाधनों के उदाहरण है। सिंपल सा इसका एग्जाम्पल है और इसकी परिभाषा है। क्वेश्चन 2 है समय प्रबंधन के सिद्धांत से क्या आशय है? समय प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? कुछ भी पूछ सकता है, या फिर समय प्रबंधन के सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो आप बताइए। इसमें नहीं लिखा है बुक में, ये मैं अपनी मर्जी से बोल रही हूँ, तो क्वेश्चन कुछ भी बना के एग्जाम में आ सकता है, सारे का एक ही मीनिंग है। तो आंसर हो जाएगा समय प्रबंधन समय को व्यवस्थित करने एवं यह निश्चित करने की प्रक्रिया है कि विभिन्न गतिविधियों के बीच समय को किस प्रकार से निर्दिष्ट
कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है मानव प्रबंधन की चरम भार अवधि को परिभाषित करें। किसी निश्चित या निर्धारित अवधि में काम के अत्यधिक बोझ को चरम भार अवधि कहा जाता है, जिसको हम पीक वर्क लोड के नाम से जानते हैं। तो समय प्रबंधन की चरम भार अवधि क्या है, तो आप बता सकते हैं किसी निश्चित या निर्धारित अवधि में काम के अत्यधिक बोझ को चरम भार, यानी कि जैसे आपको दे दिया कोई असाइनमेंट लिखने के लिए दे दिया गया, बोला गया कल सबमिट करना है, तो वो क्या है, आपको एक निश्चित समय दे दिया गया है, एक निश्चित टाइम दे दिया गया, काम दे दिया गया, तो आपको उसमें क्या है बता दिया गया कि भैया आपको ये असाइनमेंट कल सबमिट करना है और कल आपको 12 बजे करना है। तो आपको टाइम भी दे दिया गया, डेट भी दे दी गई, तो वो क्या है, आपको एक तरफ से आप वो इसको समझ सकते हैं कि वो आपके जो है असाइनमेंट की क्या है, बताइए, वो आपकी चरम भार अवधि की, समय प्रबंधन की चरम भार अवधि है। कैसे, क्योंकि आपको एक निश्चित समय है, निश्चित दिन पे आपको वो असाइनमेंट सबमिट करना है, आप उसको नहीं करेंगे, अगर आप उसको ध्यान नहीं देंगे और कल भी आ जाएगा और आपका असाइनमेंट आपने रेडी नहीं किया है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, पीक वर्क लोड हो जाएगा। तो आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन 4 कहता है खड़े होने की उत्तम मुद्रा कौन सी है, आंसर हो जाएगा खड़े होने की उत्तम मुद्रा वह होती है जिसमें सिर, गर्दन, वक्ष तथा उदर एक दूसरे के ऊपर संतुलित हो, ताकि बोझ मुख्यतः अस्थियों के द्वारा उठाया जाए और मांसपेशियों पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। बैठने की उत्तम मुद्रा से क्या तात्पर्य है। बैठने की उत्तम मुद्रा एक संतुलित सधी हुई स्थिति है। शारीरिक भार कंकाल की अस्थियों के समर्थन द्वारा वहन किया जाता है और पेशियां तथा तंत्रिकाएं तनाव से पूरी तरह मुक्त रहती है। इसी को बैठने की उत्तम मुद्रा कहते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है ऐच्छिक गतिविधियों के 3 उदाहरण बताइए। तो हो जाएगा यात्रा पर जाना है, आप ट्रेवल करना, आप चाहें तो आप जा भी सकते हैं, नहीं तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं अपनी यात्रा को, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। उत्सव में भाग लेना, कोई पार्टी है, कोई समारोह है, आपको निमंत्रण मिला है, आप चाहें तो जा सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, फिर कोई दूसरा इशू है या फिर आपका जाने का मन नहीं, तो आप उत्सव में भाग भी नहीं ले सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। घर में पेड़ तथा जड़ी बूटियों के पौधे लगाना, ये भी हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। हम चाहें, हमारे पास अगर टाइम एक्स्ट्रा बैठता है तो पड़ता है, तो हमें क्या करते हैं, हम जड़ी बूटियों के पौधे लगा भी सकते हैं, अर्थात नहीं भी लगा सकते। तो ये हमारे ऐच्छिक गतिविधियों के उदाहरण हो गए। क्वेश्चन 7 कहता है अंतराल अवधि किसे कहते हैं, यानी कि ब्रेक किसे कहा जाता है। किसी कार्य को करने के दौरान कई अनुत्पादक रुकावटें आती हैं जिन्हें अंतराल अवधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टॉप मार्क कर लीजिए। अंतराल अवधि से क्या तात्पर्य है, तो किसी कार्य को करने के दौरान कई अनुत्पादक रुकावटें आती हैं जिन्हें अंतराल अवधि कहते हैं। ये हो गया हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय के साथ चलते हैं। तो संसाधन का अर्थ प्रकट करते हुए स्पष्ट कीजिए कि यह किस प्रकार सहायक है। आप देख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है समय प्रबंधन के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। हमने पढ़े थे समय प्रबंधन के सिद्धांत। क्वेश्चन 3 समय प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए किन्हीं 2 स्थितियों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन 4 है स्थान प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। स्थान एवं घर को स्पष्ट कीजिए, यानी कि स्थान एवं घर को स्पष्ट कीजिए कि स्थान क्या है और घर क्या। ये देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है समय एवं गतिविधि योजना के विभिन्न चरणों पर चर्चा कीजिए। और क्वेश्चन 2 कहता है समय प्रबंधन की स्थितियां समय प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए किस प्रकार सहायक होती हैं, स्पष्ट करें। आप कर सकते हैं। ये सारा चीज़ें हमने पढ़ी थी ना समय प्रबंधन की स्थितियों के बारे में। और ये देखिए कुछ क्वेश्चंस और भी हैं इसमें। संसाधन मानव के लिए क्या है बताइए। तो ऑप्शन ए बताइए क्या है। ऑप्शन ए आपूर्ति है क्या संसाधन। ऑप्शन बी कहता है संपत्ति है। ऑप्शन सी कहता है लक्ष्य है। ऑप्शन डी है प्रबंधन है। तो बताइए संसाधन मानव के लिए क्या है। तो फ्रेंड्स संसाधन मानव के लिए क्या है, एक प्रबंधन है। यानी कि संसाधन से ही मानव क्या करता है, अपना मैनेजमेंट करता है। तो सीधी सी बात है, संसाधन मानव के लिए क्या है, एक प्रबंधन है। ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है कार्य में कुशलता विकसित करके किसकी बचत की जा सकती है।
यानी कि कार्य में कुशलता विकसित करके किसकी बचत आप कर सकते हैं? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कार्य में कुशलता विकसित करके आप समय और ऊर्जा दोनों की बचत कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी ए और बी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 कहता है विद्यार्थी को अपनी गतिविधि एवं कार्यों की क्या बनानी चाहिए? ऑप्शन ए सूची, ऑप्शन बी पैराग्राफ, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो विद्यार्थियों को अपनी गतिविधियों एवं कार्यों की क्या बनानी चाहिए? एक सूची बनानी चाहिए। तो ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी को अपने गतिविधियों एवं कार्यों की एक सूची बनानी चाहिए। सूची, तो ये हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 4 देखते हैं स्कूल की मासिक फीस देना किस प्रकार की गतिविधियों का उदाहरण है? ऑप्शन ए दैनिक, ऑप्शन बी साप्ताहिक, ऑप्शन सी मासिक, ऑप्शन डी वार्षिक। तो स्कूल की फीस देना, बताइए स्कूल की मासिक फीस देना किस प्रकार की गतिविधियों का उदाहरण है? तो बताइए स्कूल की मासिक फीस देना किस प्रकार की गतिविधियों का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका वार्षिक, यानी कि वर्ष के हिसाब से एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसकी 1 वर्ष की फ़ीस देनी होती है ना, जिसको हम मासिक महीने महीने में कन्वर्ट करके देते हैं। तो वार्षिक गतिविधि का उदाहरण है। तो ये हो गया हमारा क्या बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि हमने अभी किया। अति लघु उत्तरी देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इन सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़े हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मैंने पूरा का पूरा आपको समझाने का अच्छी तरीके से प्रयास किया है। फिर भी फ्रेंड्स कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपके हर डाउट लेने का प्रयास किया जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।